डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस मैन, बिकॉज ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, अल्टीमेटम बढ़ा देते हैं, कभी अल्टीमेटम घटा देते हैं। तो इनकी बातें जो है सुन के मुझे ऐसा लगता है कि इनके कोई ना कोई जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से इनको ये अंदाजा नहीं रहता कि आप किसके साथ। कभी ये मैक्रोन साहब की जो है मिमिक्री करते हैं, कभी कहते हैं कि वाइफ इज नॉट ट्रीटिंग हिम वेल। ये जो किस्म की बातें, जो आदमी एक प्रेसिडेंट है एक दुनिया में सबसे बड़े मुल्क का, तो मुझे लगता है कि इनका इम्पीचमेंट तो होना चाहिए। और ये चाहे इस बात पे हो चाहे किसी बात पे हो, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं पहले भी कई चैनलों पे ये बात कह चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, इनका इम्पीचमेंट जरूर होगा। जिस हिसाब से ये बातें कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये गुस्सा दिखा रहे हैं, एक तरफ ये अल्टीमेटम देख रहे हैं, एक तरफ ये ऐसी बदजुबानी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, और दूसरी तरफ ये पीस टॉक्स की बात करे। कौन सा देश इतना जो इज्जतदार देश होगा ईरान जैसा, वो इनकी बातों का अल्टीमेटम भी सुन लेगा, इनकी बकवास भी सुन लेगा, उसके बाद पीस टॉक्स करेगा। तो नैना जी, आने वाले समय में इट विल बी मच बेटर फॉर द अमेरिकन कि इनको इम्पीच किया जाए और जेडी वेंस को ले आया जाए। जेडी वेंस जो है मुझे लगता है एक तो यंग प्रेसिडेंट है, आने वाला उनका फ्यूचर बहुत है, और दूसरा चीज है ही इज द ओनली मैन इनके जो है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में हु वाज टोटली अगेंस्ट दिस वॉर फ्रॉम डे वन। और वो अभी भी जो है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी टेलीफोन पे तू मैं हुई, और उन्होंने जो है बेंजामिन नेतन्याहू को सुनाया कि अमेरिका इस वॉर में जो है आप लोगों ने फंसाया, अदरवाइज इस लड़ाई में हमारा कोई मतलब नहीं था। लेकिन सर अभी तो ऐसा लग रहा है, सिरोही सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर बन चुके हैं, जो अपने ही कर्मों से, अपने ही नीतियों से, अपनी ही बातों से खुद को भस्म करने पर उतारू हैं। और वो भस्मासुर जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी नहीं जलाएगा खाएगा, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और दुनिया को भी एक बड़े मुश्किल वाले दौर में धकेल देगा। अभी तो वो दौर है। लेकिन मैं असलम रिजवी साहब का रुख करते हुए, असलम रिजवी साहब, एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया गया और माना जा रहा है कि फाइनल अल्टीमेटम है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, भले ही उनकी जो बातें हैं उल जुलूल, ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके लिए मुसीबत का सबब भले बन सकते हो, लेकिन कई बार उनके यही अप्रत्याशित बिहेवियर जो है वो दूसरों के लिए बड़ा घातक हो जाता है। तो क्या ये कल का जो डेडलाइन सेट की गई है वो बड़ा घातक रहने वाला है क्या? जी नमस्कार नैना जी, आपका भी और आपके ये पूरी टीम का, और जो आपके साथ बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर्स मौजूद हैं, मैं दिल की गहराई से उनको सलाम करता हूँ। नैना जी, प्लीज़ मुझे आज आप 2.5 मिनट घड़ी देख कर दे दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जी जी, आपके चैनल के जरिए से मैं करना चाहता हूँ। त्यागी जी मेरे साथ हमेशा कई प्रोग्राम में रहे और चैनल पे भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ईरान से रिलेटेड तमाम प्रोफेशनल जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनकी हिज़्ब है, उनको आतंकवादी संगठन कहा, इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। उसकी वजह यह है कि हम लोग पत्तों पर निगाह रख रहे हैं, जड़ की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि हिजबुल्लाह कैसे वजूद में आई, हिजबुल्लाह पर कितने अत्याचार किए गए, आज से 40-45 साल पहले उनकी औरतों पे कितना जुल्म किया गया। और एक चींटी भी जब हाथी के पैर के नीचे आती है तो वो भी अपना डिफेंस करती है, उसको आतंकवादी आप नहीं कह सकते हैं। हिजबुल्लाह की तारीख पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। इस वक्त दुनिया जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो अमेरिका के गुलाम हैं, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो अमेरिका को नहीं मानते। जो महान कंट्रीज हैं उन्होंने हिजबुल्लाह को या हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें उस मुल्क में पैदा किया है जो किसी का गुलाम नहीं है, ना अमेरिका का और ना ही किसी सुपर पावर का। जब मैं चेक कर रहा था उन मुल्कों को कि जो अमेरिका के गुलाम थे, तो देखा उन लोगों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहा। लेकिन हमारे महान भारत ने जो है वो आतंकवादी संगठनों में न हिजबुल्लाह को शुमार किया है, न हमास को शुमार किया है। इसलिए जो लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं या हिजबुल्लाह के लोगों को आतंकवादी कहते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, उनकी तरफ झुके हुए हैं। लेकिन जब इंसाफ से बात की जाएगी, नैना जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ
जी। कि ईरान ने क्या बिगाड़ा था। आप देखिए कि 79 में जब इंकलाब आया था तो उससे पहले 18% जो क्रूड ऑयल का पैसा होता था वो सिर्फ ईरान को मिलता था, बाकी अमेरिका ले जाता था। यहीं से जब इंकलाब आया है तो ईरान ने इसको पहले खत्म किया और वो पैसा जो अमेरिका जाता था उसे रोक लिया। ईरान में एक तारीख है जिसको जश्न मनाया जाता है, उसको रोजे मिल्ली रिजवी शुदन साहब, नफ्त आपकी कहते हैं। आपकी इस बात को आप मैंने सुन लिया, लेकिन आप अगर आतंकी संगठनों की बात करें, आपके लिहाज से आतंकी संगठनों की परिभाषा क्या होती है? ये जरूर समझने वाली बात है। हाँ, मेरे लिए परिभाषा वो है कि जो अपनी सुरक्षा के लिए लड़े। हिजबुल्लाह के साथ जो जुल्म हुआ है वहां की औरतों को नहीं तो बाकायदा जो अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरों की रक्षा के लिए लड़ता है वो तो वहां की सेना भी होती है। दूसरों के कत्ल, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को बचाना, वो सुरक्षा के लिए लड़ाई होती है क्या? अगर मारने वाले ही जो हैं आतंकवादी होते हैं तो अमेरिका ने हिरोशिमा से लेकर आज तक जो जुल्म किया है, लाखों लोगों को मारा है, किसी में मजाल है कि उसको आतंकवादी कह दे? वो इजराइल जिसने 24,000 बच्चों को कत्लेआम किया उसे कोई आतंकवादी नहीं कहता है। और अगर दो चार जो है लोग को हिजबुल्लाह किसी को मार देता है, जबकि उसके बदले में कई सौ हिजबुल्लाह के लोग मारे गए हैं। आज लबनान की जो हालत है अगर आप देखेंगे तो आप रो देंगी। ये घरों के ऊपर किस तरीके से जो है मिसाइल बरसाए गए हैं, बम बरसाए गए हैं, लेकिन कोई नहीं है जो इजराइल के खिलाफ कुछ बोल सके। हर एक इसको जो हिजबुल्लाह को आतंकवादी कह रहा है। एक जमाना आएगा जब समझदार लोग इस सिलसिले में बात करेंगे, किताबें लिखेंगे तो ये सब कहेंगे कि जालिम कौन था और मजलूम कौन था। 2026 जो है हमेशा याद रखा जाएगा इंसानियत के लिए कि एक सनकी था, एक पागल था, एक दीवाना इंसान था कि जिसने अपने अपने सनक की वजह से जो है हजारों जानों को जाया किया और बहुत बड़ा नुकसान किया। टीपी त्यागी जी जी मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे, उन फैक्ट्स में अगर कोई कमी हो तो बताइए। अब भी मैं 3-4 सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि पहले तो मैं सर एक नॉलेज ज्यादा है या भारत सरकार की नॉलेज ज्यादा है? त्यागी जी, बहुत सम्मान के साथ, जब भारत सरकार जो है आतंकवादी संगठन नहीं कह रही है, आप कौन होते हैं कि आप हिजबुल्लाह को कहें कि वो आतंकवादी संगठन है? जब भारत सरकार ने उसको, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है भारत सरकार में। ये आपकी जो मानसिकता है, माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि हमारा और आपका झुकाव जो हिंदुस्तान बहुत से लोगों का वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है। मान लिया सर, मान लिया, बात सुनिए ना, मान लिया भारत सरकार की नॉलेज यकीनन मुझसे ज्यादा है। मैं एक अकेला आदमी हूँ, मैंने अपनी राय व्यक्त की, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, इसलिए मुझे भी है, इसलिए मैंने उसको आतंकी संगठन कहा। अगर हम हमास को आतंकी संगठन ना माने तो उसे पीस का देवता माने, जिसने इजराइल के अंदर वो किया तो कभी सोचा नहीं। इजराइल क्या है आपके? मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरे अच्छा सुनो, ये वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, दोबारा कर देंगे जब आप कहेंगे तब पॉइंट टू पॉइंट कर लेंगे। अभी पॉइंट पे आ जाइए। बच्चों को मारने के बाद उनके जनाजे के ऊपर पैर रख के जो डांस कर रहे हैं इजरायली, उनको आप क्या कहेंगे? वो अगर 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 आप मेरे को चाटा मारते हैं तो सुनिए सर, सुनिए, अगर आप मेरे को चाटा मारते हैं तो उसके बाद में मुझे आपका गला घोटने का पूरा अधिकार है। क्या 6 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया था? 24,000 बच्चों को मारने का अधिकार है। 7 अक्टूबर। अच्छा, पर उसे छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। 24,000 बच्चों को कोई मार रहा है। त्यागी जी, आप उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपको कबूल नहीं है, मैंने बात किया। इजराइल आतंकवादी है। मैं चाहता हूँ कि आप हिम्मत दिखाइए, मैं उस वक्त समझूंगा कि आप बिल्कुल सच बोलते हैं। नहीं, लेकिन रिजवी साहब जो इजराइल ने किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन क्या उसके बदले के तौर पर जो हमास ने किया, क्या उसको आप सही साबित करते हैं? क्या उसे आप सही कहते हैं? ये बात, अमेरिका आतंकवादी है या नहीं है? जिसने इराक में हमला किया बिला किसी वजह के? नहीं, लेकिन रिजवी साहब, इजराइल ने जो किया वो गलत था, लेकिन क्या जो हमास ने किया, हमास ने जो कत्लेआम मचाया, क्या आप उसको गलत नहीं मानते? 1200 लोगों का कत्ल करने वाला
आपकी निगाह में आतंकवादी है और 24,000 बच्चों का कातिल जो है वो आतंकवादी नहीं है, ये कैसा इंसाफ है नैना जी? अरे सर, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे को चांटा मारते हैं तो फिर मुझे आपके गला घोटने का आप हक दोनों है। को कहिए ना, अगर हमास आप ने एक को वो क्यों ना कह रहे किया हैं? होता, अगर हमास ने ना किया बिल्कुल होता गलत तो है सर। इजराइल ये ना आप करता। दोनों को मैं- आतंकवादी कहिए ना, एक को क्यों नहीं कह तो रहे हैं? आपकी हिम्मत क्यों नहीं अरे पड़ रही फिर है? वही बात, क्या इजराइल ने आपकी पहले जबान किया का क्या? अंदाजा लगाइए, बताइए इजराइल ने मुझे आप। पहले किया क्या? पहले किसने किया? हमास ने किया। अच्छा इजराइल ने जो खैर, किया है सुनिए सर, आप मेरी सब बात जानते सुनिए। हैं। अरे इजराइल कोई फिर वही आतंकी बात, नहीं ये है। आप इसके ऊपर इजराइल ने तो मैं फिलिस्तीनियों देखो का घर कब्जा किया है। इजरायलियों ने लाखों फिलिस्तीनियों को मारा है। आप अरे 1200 इसी को लेके से चल रहे हैं। इसी 1200 हमास से ने मारा है, उदाहरण और जो देकर लाखों आप को मारा गया उसका क्या कीजिएगा आप? इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। अच्छा मैंने त्यागी जी आपको सिर्फ प्लीज, मैं इतना मैं कहा बहुत इज्जत से क्या और क्या एहतराम से कह रहा हूं आपसे, क्या आपकी तो निगाह बस में ठीक है, आप इजरायली बोलने की जरूरत नहीं है, आतंकवादी है ठीक या है। नहीं है, मुझे बताइए आप। सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, आप सुनिए। मैंने सिर्फ फैक्ट पे बात की। मेरे बहुत मैं बुजुर्ग हैं, अमेरिका मैं अरे आपका हाँ ठीक एहतराम है करता हूं सर, ठीक है लेकिन सर, हम इजराइल जानते हैं। आतंकवादी अरे है या नहीं आज फैसला कर आप दीजिए आप जवान लोग। हैं, आप बच्चे हैं, अब आप चुप रहिए। ठीक है, सुन लिया, आपको बहुत देर सुन लिया, 4 मिनट सुन लिया, मुझे 1 मिनट तो सुन ले। अब मेरी बात तो सुन ले। बोलिए मैंने बोलिए जो सर भी बोलिए। मैंने जो भी कहा वो फैक्ट्स कहा। मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका बेहतरीन है। अमेरिका के तो 750 मिलिट्री बेस है पूरी दुनिया में। क्यों है भाई? क्या वो पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता है? अरे ये तो कमाल की बात हो गई। और किसी देश के है क्या दुनिया में? तो हम इसे कैसे एक्सेप्ट कर लें? मैं अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि बदजुबानी, वो जो लेवल उसने 2 शब्द इस्तेमाल किए, क्या उसकी वजह से किसी प्रेसिडेंट को उनकी जगह कोई और होता, क्या उसे हटाया जा सकता है? ये बात मैंने कही थी। अब मैं 3-4 पॉइंट जो डिस्कशन में आए बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। साहब, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करनी चाहिए, सारा अमेरिका कह रहा है। अगर ग्राउंड ऑपरेशन ना की होती तो क्या ऑपरेशन पायलट हो सकती थी? जो अमेरिका अपने पायलट को बचा के लाया है, अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन नहीं थी तो क्या ये एयर ऑपरेशन थी? इसमें तो ग्राउंड ऑपरेशन थी। और मजे की बात ये कि ये सरप्राइज नहीं थी। ईरान ने बाकायदा इनाम घोषित कर दिया था कि अगर कोई उसे पकड़ेगा तो उसे त्यागी जी, मैं करोड़ों आपसे रुपए कहना ये देंगे। चाहता हूँ, त्यागी जानबूझ जी के मैं क्या? आपसे कहना ये चाहता हूँ पहला पॉइंट। कि दूसरे मैंने पॉइंट आपकी पे बात आइए। सुन ली, मुझे इसका जवाब देने दूसरे दीजिए। ठीक है, अमेरिका ने जो ईरान लेकिन पे हमला किया, लेकिन सुनिए सुनिए, मैं बाकी गेस्ट का भी रुक कर रही हूँ, लेकिन बार बार इस बात को लेकर ईरान क्यों अलग थलग पड़ा हुआ है, ये बात भी तो सोचने वाली बात है ना। ये अपने आप में सिरोही जी, बार बार रिजवी साहब को लग रहा है कि जिस तरह से अभी हालात हैं, इजराइल ने जो किया बिल्कुल गलत किया। जो ईरान की तरफ से आतंकी संगठनों को अगर समर्थन दिया गया या प्रॉक्सीज को समर्थन दिया गया या ऐसे तमाम समूह जो दूसरे देशों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो क्या उसे क्लीन चिट दे देंगे? नहीं नैना जी, मैं आ जो रही हूँ है, बस सिकांत जी, आ रही हूँ जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई प्रॉक्सीज है आपके और वो दूसरे देश में जाके वो मासूम बच्चों को, जो नागरिक हैं, उनको मारते हैं, तो उनको जो है टेररिस्ट कहा जाएगा। इसमें कोई बुरा माने या भला माने, लेकिन जो रिजवी साहब बात कर रहे हैं, मैं उससे भी सहमत हूँ कि जो है 1200 लोगों को जब आपने मार दिया, उसके बाद गाजा का क्या हाल किया आपने, जिसमें जो है 25,000 जो है बच्चों को, जो वो कह रहे हैं, आई डोंट नो द फिगर कितनी है, पर हाँ ये जरूर है कि 70 से 80,000 लोग वहां पे मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। उसके बाद वहां पे पूरे गाजा को जो है पूरा खत्म कर दिया गया है, और वो कैंपों में रह रहे। अभी भी जो एयर स्ट्राइक होती है तो इजराइल का वो भी गलत है। अभी ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, लेकिन इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान भी मचाता है। तो अगर हमको ये एक बेंचमार्क है कि जी कोई भी देश जो दहशतगर्दी करता है वो जो है एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों बनाने दिया? अमेरिका उनके पाकिस्तान को क्यों नहीं रोकता है? या जब भी भारत के साथ कुछ भी होता है तो वो जो है हमको धमकी देता कि न्यूक्लियर वेपन यूज किए जाएंगे। उनके फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, जो बिना लड़े फील्ड मार्शल बन गए, वो अमेरिका जाते हैं, वहां पे जाते हैं, कहते हैं कि अगर वो मौका आया तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो अमेरिका में बोल के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको कुछ नहीं करे। तो ये जो दोहरी नीति है ये बिल्कुल गलत है, और इसमें पूरा का पूरा जो विलियन के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया में जहां पे भी गदर हुआ है, जहां पे भी मार कुटाई हुई है, उसमें जो है अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ रहा है। इसलिए अमेरिका
5 डिक्टेटर थे, आप देखिए लीबिया में खत्म किया, सदाम हुसैन को खत्म किया, यहाँ पे जो है उनको मार दिया, खमेनी को मार दिया। अब सिर्फ एक नॉर्थ कोरिया एक ऐसा है जिसका जहाँ पे डिक्टेटर है, वो रोजाना धमकी देता है, रोजाना मिसाइल टेस्ट करता है, लेकिन अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसी तरीके से अगर आज ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो ना अमेरिका हमला करता, ना इजराइल हमला करता। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। नैना जी जी, इसमें कोई शक नहीं कि दोहरी नीति नहीं चलेगी। अमर मस्तिकान जी कुछ कह रहे हैं। जी, आर्य रिजवी साहब। जी देखें, एक बात तो ये है कि जैसे कि मेरे भाई ने अभी अर्ज किया कि ये 1200 अगर उन्होंने मारे, उसके मुकाबले में आप जाके 75,000 से ज्यादा लोग मार दें, गाजा को बिल्कुल ही मलियामेट कर दें। आज सदर्न लेबनान में जाकर हजारों लोग इजराइल ने मारे हैं। ये कहा कि देखिए, एक होता है प्रोपोर्शनल चीज, ये जो मुझे इनके ऊपर थोड़ा सा वो भी होता है कि देखें, ये जो यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इनके बेसिक फिलॉसफी एक ही है। इनका बहुत ज्यादा आपस में कुर्बत है नजरियाती तौर पर, और उसके बावजूद भी ये एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इस तरह से जो इंडिया में जो मज़ाहिब हैं, उनमें इतनी ज्यादा नफरत एक दूसरे से नहीं है। आपके पास देखें, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख है, एक दूसरे के इस तरीके से खून के प्यासे तो नहीं है ना जी। लेकिन ये सारे मिडल ईस्ट में ही पैदा हुए हैं और इस तरीके से एक दूसरे से नफरत करते हैं जैसे कि पता नहीं कौन हो। ये तो सब सेमाइट हैं, ये बहुत एक दूसरे के करीब लोग हैं। और ये देखें, इजराइल गलत है, 90% बाहर से लोग आए हुए हैं। और इजराइल जैसे पाकिस्तान है, आप देख ले, अमेरिका जो है पाकिस्तान जाके धमकी देता है इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की, बार बार कहता है। तो ये गोरों के आंख उस टाइम पे क्यों बंद हो जाते हैं? ये क्यों नहीं कहते कि ये गलत है? तो इस बात पे भी तो जरा तवज्जो दें कि इनके लिए ये क्यों कि भाई इंडिया के लोग क्या इंसान नहीं है कि आप उनके लिए कुछ नहीं कहें और पाकिस्तान को खुली छुट्टी दे दे, और फिर जाके आप जो है अमर जी, यही तो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है ना। ही नहीं, मुझे लग रहा है मस्तिकान जी, यही तो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, और यही डबल स्टैंडर्ड अब पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए प्यार जता देते हैं, ईरान के लिए नाराजगी जता देते हैं, मिसाइल गिरा देते हैं। जी मस्तिकान जी, बात पूरी कीजिएगा। जी ये देखिए, अब मैं एक और अर्ज करूं। देखिए, पहले जो इनका इंतजामिया था ट्रंप का, पिछली मर्तबा, उसमें कुछ अच्छे बेहतर लोग थे। डिफेंस सेक्रेटरी थे जनरल जेम्स मैटिस, ट्रेजरी सेक्रेटरी थे स्टीवन न्यूचिन, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ थे जॉन कैली, और एडवाइजर दूसरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर HR मैकमास्टर, और इन सभी ने कहा कि ट्रंप इंतहाई घटिया आदमी है। इन सब नहीं कहा, सभी ने। और इस वक्त जो ट्रंप की इंतजामिया है, सिर्फ यस-मैन बड़े हुए, सारे के सारे। कोई इनको नहीं कहने वाला है कि नो मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर रॉन्ग। इन्होंने जो ट्रंप ने किसके ऊपर एतबार किया? पाकिस्तानियों पे। पाकिस्तानियों में इतनी जरूरत है कि इनको कहें कि नहीं भाई, ऐसे काम ना करें, बहुत खराब होगा। जनरल मुनीर, आसिम मुनीर ने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि नहीं प्लीज मिस्टर प्रेसिडेंट यू कांट डू इट। शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा होगा उनको। लेकिन मुझे लगता है कि उनको तो, अमर मस्तिकान जी, उनको तो अपनी उनके ऊपर तो वजह है ना हमें मिलाने के लिए।